Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT Reconduct Test Session by Premed.pk. This is Tahreem Tertezi here, and today we will be doing the discussion for the chapter Chemistry of Hydrocarbons. So start करते हैं with the first question. It is an activating substituent group activate. जो आपके पास activating substituent group होता है ना, वो आपके पास हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है, और जो डीएक्टिवेटिंग होता है वो आपके पास कहाँ आता है? मेटा पोजीशन पे. ठीक है, अभी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को आप डिटरमिन कैसे करते हो? द थिंग इज आपके पास लेट्स से दिस इज अ बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी अनदर ग्रुप. लेट्स से टॉकिंग अबाउट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हियर. तो आपके पास यहाँ पे टू इन ऑर्डर टू मेक द थिंग सिंपलर मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ. एक्स एक ग्रुप है, अगर एक दूसरे ग्रुप में यहाँ पे आके लगना है, ठीक है, तो आपके पास या वो इस पोजिशन पे लग सकता है, लाइक इमीडिएटली आफ्टर द एक्स ग्रुप. इसको हम कह देते हैं दिस इज बेसिकली वाई ग्रुप आके लग रहा है. तो ये जो पोजिशन होगी ना, दिस इज ऑर्थो पोजिशन. ये भी ऑर्थो है एंड ये भी आपके पास क्या है? ऑर्थो है. ये आपके पास क्या है? दीज बोथ पोजिशंस आर मेटा. दिस इज मेटा एंड दिस इज मेटा. और जो ये वाली पोजिशन होती है ना, दिस इज पैरा पोजिशन. तो आपके पास जो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो रिंग को एक्टिवेट करता है, वो किस पोजीशन पे लगता है? वो या ऑर्थो पे लगता है या वो मेटा पे, पैरा पे लगता है. और जो रिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आपके पास मेटा पोजीशन पे लगता है. ठीक है, सो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक्टिवेट होता है कहाँ पे? बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. सो चार्ली करेक्ट आंसर है. Next is the compound that can be most readily sulfonated. एक ऐसा कंपाउंड जिसको आप सल्फोनेट करना चाह रहे हो, इनमें से कौन सा ज्यादा रेडिली सल्फोनेट हो जाएगा? बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और साथ टोलुइन है. सो बेंजीन में आपके पास दैट इज C6H6. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में आपके पास बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है. टोलुइन में आपके पास बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है CH3. ठीक है, और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन अटैच है. सो अब अगर हम टोलुइन की बात करें, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, क्लोरीन है, नाइट्रो है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. सो आपके पास जो टोलुइन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो टोलुइन जो है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. ठीक है, ये आपके पास एरोमेटिक रिंग को जो मिथाइल ग्रुप है वो डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस, जिसकी वजह से आपके पास रिंग जो होती है दैट बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है, एंड दैट बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, दैट बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड एनी इलेक्ट्रोफाइल. सो आपके पास सल्फोनेशन इजीली हो सकती है. सो टोलुइन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू. नेक्स्ट इज द डीएक्टिवेटेड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डायरेक्ट. जो वही वाली बात जो मैंने अभी बताई, जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो कहाँ डायरेक्ट हो जाते हैं? मेटा पोजीशन पे. जो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कहाँ डायरेक्ट हो जाता है? टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ठीक है, Which catalyst is used in Friedel-Crafts acylation? तो कैटलिस्ट का पूछा गया है, तो आपके पास AlCl3 कैटलिस्ट होता है. ये आपके पास Friedel-Crafts acylation में भी होता है एंड Friedel-Crafts alkylation में भी. they basically are having the same catalyst. So आपके पास AlCl3 is going to be the correct answer. एसीटोफिनोन, देखो अगर नहीं भी बनाना आ रहा है ना, तो आपके पास एंड पे ON नहीं आ रहा है. वर्ड के एंड पे देखो ON नहीं आ रहा है. दिस इज बेसिकली हाउ यू आइडेंटिफाई अ कीटोन. अ कीटोन एंड्स विद एन ON. ठीक है, जिस तरह देखो एसीटोन है. ठीक है, सो आपके पास कीटोन हमेशा ONE के साथ एंड होता है. सो दिस इज बेसिकली अ कीटोन. बेंजीन डज नॉट अंडरगो, तो बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो जब हम बात करते हैं बेंजीन डू नॉट अंडरगो, तो बेंजीन रेडिली एडिशन रिएक्शंस अंडरगो नहीं करता. ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट पॉलीमराइजेशन, तो आपके पास ये लार्जर एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, सो आपके पास बेंजीन पॉलीमराइजेशन भी अंडरगो नहीं कर सकता. ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है बेंजीन का? एनीवन चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवा सकते हो? अगर हम यहाँ पे सारे रिएक्शंस की बात करें, तो आपके पास जब हम बेंजीन की बात करते हैं ना, तो आपके पास बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. आप बेंजीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हो, दैट इज यस, आपके पास बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? दैट इज ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. जब बेंजीन की सल्फोनेशन हो रही होती है, तो उस टाइम H2SO4 जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल. H2SO4 की बात करें, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल. आपके पास क्या होता है? SO3. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, SO3 के साथ कोई साइन नहीं है. इट्स लाइक न्यूट्रल, ना पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है. तो ऑप्शन है वो साइन के साथ भी दे सकता है. तो मेक श्योर यू आर लाइक चेकिंग द MCQ एंड द ऑप्शंस वर्स. ठीक है, देयर आर डैश रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन बेंजीन. तो बेंजीन के आपके पास दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है,
2 करेक्ट आंसर है। फिजिकल स्टेट ऑफ बेंजीन दैट इज लिक्विड। pi bonds इन बेंजीन स्प्रेड ऑल ओवर द 6 कार्बन, हेंस उनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे करके बनाते हैं। आपके पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपके पास ये जो पाई बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला टोलुइन का क्या है, तो जब हम टोलुइन की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ CH3, तो टोलुइन बन जाता है मिथाइल ग्रुप, एज आई टोल्ड बिफोर। ठीक है, सो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, दैट इज C6H6। ठीक है, प्लस मैंने कर देना CH3, तो अब इसको करके देखो, C7 हो जाएगा, H6 7 8 9, तो C7 6 7 8 9। ठीक है, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो C7H9 क्यों नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस हियर, जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो आपके पास, लेट मी ड्रॉ इट इन अ डिटेल। ठीक है, मेरे पास हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है बेंजीन में, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन है। अब देखो हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, सिंस आपके पास यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, आपके पास हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट बना रहे हैं। अगर मुझे मिथाइल ग्रुप को लाके लगाना है, तो मुझे इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। फ्री में मिथाइल ग्रुप ला सकती हूँ, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस हाइड्रोजन फर्स्ट। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे CH3 लगाया, ताकि कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बनाए, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब फॉर्मूला बेंजीन का लिखूंगी, तो C6H6 नहीं लिखूंगी, C6H5 लिखूंगी, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तब मिथाइल ग्रुप के एडिशन की जगह बनी है, वरना मिथाइल ग्रुप ऐड हो ही नहीं सकता था, कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, C7H8। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया फ्रॉम द बेंजीन रिंग इन ऑर्डर टू ऐड द मिथाइल ग्रुप देयर, वरना मिथाइल ग्रुप की जगह बन ही नहीं रही थी। ठीक है, सो C7H8 इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर टोलुइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, तो आपके पास वेल्डिंग के लिए क्या यूज होता है, आपके पास दिस इज अ अल्काइन, और 2 कार्बन वाला दिस इज इथाइन। ठीक है, सो इथाइन इज बेसिकली एसिटाइलिन भी इसको कहा जाता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस। अल्काइन की नेचर दैट इज स्लाइटली पोलर। ठीक है, तो पोलर आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम अल्काइंस देखें, दे आर पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस रिजल्ट इन द स्लाइट डायपोल मूवमेंट इन अल्काइन मॉलिक्यूल। ठीक है, so this makes alkyne slightly polar. अब जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो you guys should be asking me कि मैम आपने तो लास्ट टाइम, आप हर लेक्चर में बताती हैं ऑलमोस्ट, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.4 आ रही है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज नॉन पोलर बॉन्ड। लाइक दिस इज समथिंग आई रिपीट इन ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर। ठीक है, बट द थिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या बन रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, सो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स की भी बात आ जाती है। सो जब आपके पास, हम अल्काइन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, तो उस टाइम आपके पास नेचर क्या बन जाती है, पोलर नेचर बन जाती है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वेरी करेगी जब वो दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अ कार्बन फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। ठीक है, boiling and melting point of alkynes are dash as their molecular structure become more complex. देखो इस चीज में आपको सिर्फ melting और boiling point की बेसिक्स याद रखनी है in order to answer this question, even if you don't know, फिर भी आप आंसर कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसने लिखा है the structure becomes more complex. What does this thing is telling you? This is telling कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, and we all know कि जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे भी सिंस इट इज मेंशन्ड कि स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये कि जो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, दैट्स गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो इंक्रीज अल्फा करेक्ट आंसर है। First 3 alkynes, they are gases. ठीक है, alkynes have a relatively low boiling which increases from the number of carbon atoms. First 3 alkynes gases होती हैं at room temperature and pressure, so gas is going to be the correct answer. Next is sp hybridization, किसके अंदर होती है, अल्केन। अल्केन के अंदर sp3 होती है, अल्कीन के अंदर sp2 होती है। साइक्लोअल्केन की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी sp hybridization प्रेजेंट नहीं होती। सो अल्काइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, sp, जो कार्बन होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ज्योमेट्री आपके पास क्या बनेगी, एक लीनियर ज्योमेट्री बनती है। आर अल्काइंस मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स? नो,
अल्काइंस आपके पास ज्यादा, वो वाली बात कल भी हमने ट्रेंड्स डिस्कवर किए थे कल वाले लेक्चर में भी। आपके पास अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स अल्काइंस, देन कम्स बेंजीन एंड देन कम्स अल्केन। तो अल्केन इज द लीस्ट रिएक्टिव, अल्कीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, सो नो इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। जनरल फॉर्मूला अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, CnH n-2 बीटा में ये मसला है, ठीक है, 2n होना चाहिए था। चार्ली, CnH2n इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। और एक और चीज भी होती है, साइक्लो अल्कीन, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन का सेम जनरल फार्मूला होता है। सो CnH2n इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन एज वेल एज साइक्लो अल्कीन, एंड CnH2n+2 इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। ठीक है, एसिटाइलिन के अंदर जब हम एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज इथाइन। ठीक है, यानी मीथ ईथ, 2 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिए, आइन ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, अल्काइन है, और 3 बॉन्ड हर कार्बन ने बना लिए, एक ही बॉन्ड की गुंजाइश है तो वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। Now let's check the bonds. This one is sigma bond. ठीक है, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, और ये जो 2 मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, दीज आर 2 पाई बॉन्ड्स। तो आपके पास जब हम बात करते हैं इथाइन की, ठीक है, तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, कार्बन का कार्बन से एक बॉन्ड, कार्बन का हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड, हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच हुआ है, तो वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और एक कार्बन से अटैच हुआ है, दैट इज अ थर्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स भी बनते हैं, तो अल्फा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ. Alkanes, alkenes and alkynes is the combination of which of the following elements? तो जब हम अल्कीन अल्कीन अल्काइन की बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि these are हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर आपके पास सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, देखो जब हम अल्कीन अल्कीन अल्काइन की बात करते हैं ना, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, कार्बन जस्ट हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ होता है। अल्कीन की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब 2 कार्बन इज द मेन एलिमेंट, बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर अगर हम अल्काइंस की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन इज गोइंग टू बी द मेन एलिमेंट, और बाकी हमने वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। सो फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली अबाउट 2 कार्बन्स, बाकी हमने हाइड्रोजन क्यों ऐड किया? ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए। ठीक है, सो आपके पास अल्कीन अल्केन और अल्काइंस के अंदर दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या है? जिसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, यानी अल्कीन सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन में आपके पास डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के दरमियान, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दे आर रेफर्ड टू एज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज अल्फा। एसिटाइलिन को क्या कहा जाता है? इथाइन कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे कहाँ ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके पास ईथ 2 कार्बन है, आइन अल्काइन है, ये तो 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जितने भी लगते हैं लगा दो। ठीक है, सो इथाइन को एसिटाइलिन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलरलेस। तो फिनोल आपके पास कलरलेस नहीं होता। ठीक है, फिनोल इज नॉट कलरलेस, इसका लाइट पिंक कलर लिक्विड होता है ये। ठीक है, अगर हम मीथेन की बात करें, ये कलरलेस होता है, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस, और ये मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। प्रोपेन की भी अगर हम बात करें तो ये भी आपके पास नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज आल्सो कलरलेस। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। Addition reaction of hydrogen bromide to unsymmetric alkene follows. तो आप HBr ऐड कर रहे हो, HBr is a reagent, ठीक है, और HBr is asymmetric, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आप एसिमेट्रिक रिएजेंट को एसिमेट्रिक अल्काइन के अंदर ऐड कर रहे हो, तो ये चीज हमने कल डिस्कस भी की थी। तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? दैट इज गोइंग टू बी द मार्कोनी-कोफ रूल। ठीक है, अगर आप asymmetric reagent को डालना चाह रहे हो into an asymmetric alkene and you want to do the addition reaction between them, so the rule you are going to use in that particular case scenario is going to be the Markovnikov rule, that is beta. In alkenes the carbon atom are connected to each other by a double bond. Single bond के साथ alkene में attached होते हैं, triple bond के साथ alkynes में attached होते हैं। Double bond in ethene is formed by, तो ethene के अंदर double bond जो है आपके पास, यानी इथीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं इनकी बात हो रही है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अल्कीन्स शो, तो अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना, तो हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स एग्जिबिट बोथ ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस हो जाता है क्योंकि आपके पास देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्ड। ठीक है, so आपके पास geometrical isomerism arises when the different groups are attracted to carbon on either side of the double bond. Structural isomerism occurs when the arrangement of atoms in the carbon skeleton differs. तो structural isomerism कब होता है? जब आपके पास carbon skeleton में double bond की दोनों साइड पे chain length differ कर रही होती है। ठीक है, so that is the reason why alkenes do show both type of isomerism, that is geometrical and structural.
Alkenes carbon double bond carbon are known as unsaturated. आपके पास definitely unsaturation present है. So alkenes, alkynes, double, triple, जब भी multiple bonds आ जाते हैं तो there is unsaturation. So unsaturated is the correct answer. Carbon 5 to carbon 15 members of alkene, they are liquid. 5 to 15 members क्या होते हैं? They are liquid. Addition of hydrogen to alkenes or alkyne in the presence of nickel at 200 to 300. This is basically talking about the hydrogenation. आप hydrogenation करवा रहे हो unsaturated hydrocarbon की, and this is a way of synthesizing an alkene. This is a method of preparation of alkane. This is a method of preparation of alkane. Synthesize of, you are basically synthesizing alkane here. ठीक है, अपने alkene या alkyne के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दिस इज हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एंड आपके पास क्या बनेगा? अल्केन बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एज वेल. सो अल्फा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. अल्केन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी. ईच कार्बन इन अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, वही वाली बात. अल्केन्स आर ओनली Alkenes are simplest organic compounds made of carbon and hydrogen. Only carbon, hydrogen, ये दो elements होते हैं alkenes के अंदर. If we remove one hydrogen atom from alkene, the rest of the group is called. देखो, अगर हम जिस तरह मैं बात कर लेती हूँ ना, CnH2n plus 2 is the general formula for an alkane. ठीक है, अगर मैं alkyl group की बात करूँ, that is CnH2n plus 1, एक निकाल दिया हाइड्रोजन. ठीक है, इसके साथ अगर मैं देखो, ये मैंने इस तरीके से कर दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, चारों जगह मैंने हाइड्रोजन रख दिया, ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया. अब मैं यहाँ हेलोजन भी लगा सकती हूँ, यहाँ मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा सकती हूँ, तो मैं अल्काइल हेलाइड बोलती हूँ. जनरल फॉर्मूला भी यही होता है, अल्काइल का आगे एक्स लगा दो, अल्काइल हेलाइड का जनरल फॉर्मूला. तो अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया. अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं अल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लूँ, क्या कहा जाता है उसको? अल्काइलीन कहा जाएगा. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज. अगर मैं CnH2n सिर्फ कर दूं, यानी मैंने यानी मैंने अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूंगी? दैट इज देन नोन एज अल्काइलीन. बट अगर मैंने एक ही हाइड्रोजन रिमूव किया तो अल्काइल ग्रुप है. जिस तरह मैं कहूँ मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन वाला अल्केन था, उसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, आपके पास क्या बनेगा? मिथाइल ग्रुप. सेम गोज विद इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. ठीक है, सो आपके पास इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज नोन एज अल्काइल ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम मार्श गैस. तो मार्श गैस इज द नेम ऑफ मीथेन. मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है. सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, देखो इतनी ज्यादा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देयर इज लाइक वास्ट रेंज ऑफ कंपाउंड्स, आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, उसके अंदर भी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स इन एवरी फंक्शनल ग्रुप. तो इतनी ज्यादा आपके पास वैरायटी है व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट इज कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या चीज है? दैट इज बेसिकली द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है. इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको मैं कह सकती हूँ कार्बन कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, then it can form straight chain, it can form branch chains, it can form rings. ठीक है, so आपके पास this self linking ability of carbons in like a lot of ways is known as catenation, and that is the reason why आपके पास organic compounds इतने ज्यादा है. Identify the smallest alkane that can form the ring structure. देखो, अगर smallest alkane की बात करें तो आपके पास एक कार्बन वाला alkane होता है, that is methane. ठीक है, बट वो कह रहे हैं एक कार्बन, आप इतना स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि वो रिंग फॉर्म कर दे. एक कार्बन से आप रिंग फॉर्म कर सकते हो? नहीं. 2 कार्बन से करना चाहो, 2 कार्बन को आप ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, जैसे भी कर लो, रिंग नहीं बन रहा. बट 3 कार्बन से आप रिंग बना सकते हो ना, लाइक दिस. आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, तो दिस इज रिंग शेप. ठीक है, सो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ रिंग इन एन अल्केन. ठीक है, साइक्लो अल्केन आपने बनाना है, आपको मिनिमम कार्बन एटम्स कितने चाहिए? दैट इज 3. ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, मीथ, ईथ, प्रोप, 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप. तो साइक्लोप्रोपेन इज द स्मॉलेस्ट अल्केन दैट कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि एक या 2 कार्बन से आप रिंग नहीं बना सकते. ठीक है, सो साइक्लोप्रोपेन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Next is select the incorrect statement regarding alkane. तो ऐसी statement that is basically regarding alkene but is incorrect in nature. It is otherwise known as paraffins. Yes, alkanes को paraffins भी कहा जाता है. It is acyclic saturated hydrocarbon. So it is not cyclic in nature. Cycloalkane का नहीं कह रहा, alkane का कह रहे हैं. That is not cyclic. It is acyclic, यानी cycle नहीं है कोई. ठीक है, सैचुरेटेड है यानी कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, हाइड्रोकार्बन है. यस, दैट्स राइट. अल्केन में कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है. तो वी ऑल आर गोना एग्री हियर कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. CnH2n+2 साइक्लोअल्केन्स का होता है, अल्केन्स का होता है, बट अल्केन्स का नहीं होता. सो बीटा डेल्टा इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है. दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अल्केन्स.
अच्छा, यहाँ तक वी आर डन विद केमिस्ट्री पोर्शन. अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स. If not, then we will be moving towards English portion. Acha, I'm starting the English portion. If you guys want to ask something, do let me know by writing that in the chat box. Next question, sorry, यहाँ से था. Some of the books on the table. तो books की बात हो रही है. Some of the books. तो जब आपने books लिखा है तो आप verb के साथ s या yes नहीं लगाओगे. Some of the books belong to me. ठीक है? तो some of the books on the table belong to me. Alpha correct answer है. The weather is calm today, unlike yesterday, which was really rough and stormy. तो देखो unlike yesterday उसने बोला कि the weather is nothing like yesterday. ठीक है, यानी पिछले दिन the weather was like stormy and rough, but today the weather is not the same. ठीक है, तो it's like the quite the opposite of the weather that was yesterday. So dirty नहीं हो सकता, rough, stormy, dirty goes the same way. ठीक है, sad भी नहीं हो सकता, lazy भी नहीं हो सकता. It's going to be calm. Since rough and stormy का थोड़ा opposite calm आ जाता है, और since इसने यहाँ पे word unlike use किया है, so that is basically indicating the same thing. Next is we will need that umbrella today. An umbrella. Umbrella में you जो है that is a wall. So आप walls के साथ क्या लगाते हो? An लगाते हो. ठीक है. Next is however, comma, it didn't take long for others to jump on board. Alpha correct answer है. Delta में देखो however के बाद full stop लगा के it अगला sentence start कर दिया है. Charlie में however के बाद comma लगाया हुआ है, but end पे question mark भी लगाया हुआ है. और बीटा में however के बाद comma नहीं लगा हुआ. So these are the common mistakes. It is raining now. Now is basically the indicator of a continuous tense. ठीक है. So now जब लगा हुआ है तो आपने continuous tense use करना है, और now ये भी indicate कर रहा है कि we are talking about present. So it is raining now. Demonstrate the correct use of writing conventions of spelling, capitalization, and punctuation to clarify the meaning. Choose the correct spelling. Fuel, F-U-E-L, सबको पता है बीटा. The thief has stolen all my belongings. तो rob नहीं होता. देखो rob, जो rob, there's a difference between a thief and a robber. ठीक है? A robber is someone who's gonna come, break in, ठीक है, and he's gonna take your belongings right in front of you, ठीक है, and gunpoint or something, ठीक है. But stolen is something that is hidden, more hidden rather than that much apparent. ठीक है, so thief has stolen all my belongings. अगर robbed होता तो robber rob करता, thief steal करेगा. ठीक है, so word stolen indicates theft as it is implied by the word thief in the given sentence. Correctly refers to the subject of the sentence, which is belongings. So robbed would prefer to a person who was stolen from. ठीक है, so आपके पास the thief was robbed all my belongings, तो वैसे भी जुमला बनता ही नहीं है. So stolen is going to be the correct answer. Next is she set the mug on the counter. Sit नहीं होगा, seat नहीं होगा, sat नहीं होगा. The plants die in the absence of water. ठीक है, died नहीं होगा, had died भी नहीं हो सकता, had been died. अब देखो आप एक simple fact बता रहे हो तो simple present tense में लिखोगे उसको. What is the common wall in apple and banana? So A है और सिर्फ A ही है. ठीक है, देखो एप्पल में भी ए है, बनाना में भी ए है. These are the common letters, and this is also wall, so A is going to be the correct answer. There has been an unprecedented increase in the number of successful candidates in the year's school leaving certificate examination. The government should make arrangement to increase the number of seats of intermediate courses in existing colleges. The government should take active step to open new colleges to accommodate all the successful candidates. So आपके पास first conclusion follows. देखो वो ये कह रहे हैं कि there has been an unprecedented increase in the number of successful candidate in the year school leaving certificate examination. तो school से काफी ज्यादा बच्चे they are basically leaving and they have been successful. So आपके पास क्या होगा यहाँ पे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज. डेफिनेटली आपके पास अगर मैट्रिक लेवल से बहुत ज्यादा बच्चे स्कूल से लीव कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में आपके पास होने चाहिए ना, सीट ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, इन द एग्जिस्टिंग कॉलेजेस द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस एक्टिव स्टेप्स टू ओपन न्यू कॉलेजेस टू अकोमोडेट ऑल दो सक्सेसफुल. देखो ये भी एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ओपन करे, लेकिन लेट मी जस्ट बिकम अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो. इट्स लाइक अभी देखो let's say it's March going on, ठीक है, February March वाले months हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल से ग्रेजुएट हो गए. ठीक है, now it's the time for them to go to college. ठीक है, and now I am saying, अब मैंने ये बात रियलाइज की है कि जो स्कूल है वहां से काफी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो गए. ठीक है, and now definitely there must be more seats for them to accommodate all those kids in the college, right? Now at this particular moment जब you do have only a month or two, ठीक है, in order for like the admissions to open and the students to get admission in the college, I cannot open new colleges.
Because opening a new college is not like it's not like बहुत जल्दी मैंने सोचा और मैंने बस बोला और हो गया, ठीक है? Things doesn't work like that. So होगा ये कि like that is a good step to open new colleges, but opening new colleges इतना ज़्यादा जल्दी is not practically possible. So only first course of action follows. The second one is a good course of action. But when it comes to like the practical approach, given the current situation, as mentioned in the statement, it is not the best approach. क्योंकि टाइम लगेगा कॉलेज खोलने में, उसको रजिस्टर करने में, ठीक है, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस एंड पेपर वर्क करने में, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं 2 to 3 months के अंदर ढेर सारे कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर दूं, ठीक है, एंड देन दोज कॉलेजेस आर गोइंग टू अकोमोडेट द किड्स हु जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्कूल, ठीक है. सो आपके पास फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Then comes verbal reasoning. He has got cavities in his tooth. He eats too many chocolates. Definitely, एक बंदा ढेर सारी chocolates खाएगा तो he is going to get cavities in tooth. So the second is the cause. The first is the effect. Beta correct answer है. Acha, I can see some questions in the chat box. Let me explain the MCQ first. Then we will be moving towards the rest of the questions. So it's the sixth MCQ. Benzene does not undergo. देखो जब हम benzene की बात करते हैं ना, ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है. सो वैसे तो बेंजीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी अंडरगो नहीं करता, बट आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर दैट शुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू दैट मस्ट बी द एडिशन रिएक्शन. आई थिंक देयर इज लाइक अ लिटिल problem in the options given, but I think addition reaction should be the correct answer for this MCQ. ठीक है, benzene does not undergo addition reaction. अच्छा, Tollens reaction is given by which compound and why? तो जब हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं ना, तो टॉलेंस आपके पास एल्डिहाइड्स देते हैं. टॉलेंस रिएजेंट इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपने एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है. दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कीटोन्स आर a little resistant to oxidation as compared to aldehydes. तो कीटोन को अगर आपने ऑक्सीडाइज करना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है, लाइक K2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4. That is the oxidizing agent we will be using for the conversion of ketone to carboxylic acid. But when talking about aldehyde, तो aldehyde बेचारा mild oxidizing agent से भी ऑक्सीडाइज होकर carboxylic acid बना लेते हैं. तो फेलिंग्स है, टॉलेंस है, ये reagent यूज कर लेते हैं aldehyde in order to get converted into carboxylic acid, but ketone ये undergo नहीं करता ये reaction, ठीक है. The next question is what is the priority order? So when we talk about priority order ना, so आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है ना, आपने नेमिंग अगर लेट से एक ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, अब आपने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद करना होता है, ठीक है. जब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं ना, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है. सो आपके पास लेट से कहीं भी नेमिंग वाली बात आएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सबसे पहले नेम करोगे, दैट इज द फर्स्ट इन द प्रायोरिटी ऑर्डर. सो this is basically priority order, and yeah, that's it. If anyone has more questions, do let me know by writing them in the chat box. I'm going to wait for like a couple of minutes. I got 37 out of 39 in chemistry. That's actually a good question. That's actually a good score. So yeah, do try to analyze कि जो दो MCQs गलत हुए हैं, what was the problem in that. ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो do let me know. I can answer your queries. So yes, that is basically a good number. ठीक है, like just 2 MCQs wrong. Make sure you're understanding the underlying concept behind those 2 MCQs so that you don't repeat the same mistakes. Otherwise, it's like a very good score. If there are any more questions, do let me know by writing them in the chat box.
अच्छा, R3C पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन R3 नेगेटिव। अच्छा, सो आपके पास अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें ना, तो यू कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड द रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके पास R3 पॉजिटिव में अगर आप देखो, पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, दैट मेक्स द सिस्टम लेस रिपल्सिव और ज्यादा स्टेबल। ठीक है, और R3 नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लीडिंग टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन भी हो जाती है। और जब स्टेबिलिटी कम होती है तो आपके पास क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो आपके पास R3 पॉजिटिव के अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज अक्रॉस द कार्बन यूनिट। ठीक है, और इससे भी आपके पास स्टेबलाइज हो जाते हैं आयन। और R3 नेगेटिव के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है नेगेटिव चार्ज की, दैट इज लेस फेवर्ड, बिकॉज जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है ना वो इंक्रीज कर लेता है रिपल्शन को, एंड इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेन भी आ जाता है सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर देखा जाए तो कौन सा फैक्टर हो सकता है, इट कैन बी इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल। ठीक है, अगर आर ग्रुप की बात करें, इट कैन स्टेबलाइज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑर्बिटल कंसिडरेशंस भी देखी जा सकती हैं, कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है कार्बन का, दैट फेवर्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सिमेट्री। या बट मोर लाइक अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रेजोनेंस सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी। सो या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और रेजोनेंस स्टेबिलिटी बेसिकली डज एक्सप्लेन दिस एज वेल। अदर देन दैट, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स। If not, then we will be winding up the live session here. So I think no more questions for today. See you tomorrow with the next test. Till then, I would say